दोस्तों, इसमें मैं आसनसोल के पास जामुड़िया इलाके में हूँ। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र है। आपको बताएं कि ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें पिछले 44 सालों से सीपीएम जीतती आई है और पिछले चुनाव में सीपीएम तृणमूल और कांग्रेस को हराती रही है। पिछली बार विधानसभा सीट जो चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी तीसरे स्थान पर थी। और सबसे खास बात है इस चुनाव की, इस विधानसभा क्षेत्र की, कि इस बार सीपीएम ने एक युवा प्रत्याशी आईसी घोष को उतारा है। आईसी घोष जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की मौजूदा समय में अध्यक्ष हैं और उनको सीधे जो है जामुड़िया से ला करके सीपीएम ने उतार दिया है और इस समय वो मेरे साथ मौजूद हैं। लिहाजा इन्हीं से बात करते हैं और कुछ सवालात इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में और पश्चिम बंगाल से भी जुड़ी हुई कुछ बातें इनसे करेंगे। आईसी जी, क्या माना जाए कि हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के भविष्य के एमएलए से बात कर रहे हैं? देखते वो लोगों की निर्णय पे डिपेंड करेगा। बाकी रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे तो लाल झंडा लहराता ही रहे, लेकिन संयुक्त मोर्चा का सरकार इस बार पश्चिम बंगाल में आए। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाएंगे आप? अभी यहाँ क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दा तो है सार्वजनिक उन्नयन का, जो है कि पानी का इश्यूज़ है यहाँ पे। जो 2011 के पहले यहाँ पे जो लेफ्ट फ्रंट का सरकार था पश्चिम बंगाल में, उसने बहुत इलाके में, जैसे जमुरिया भी वैसा एक इलाका है जहाँ पे बहुत सारे प्रकल्प लिए थे पानी को लेके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पोल्यूटेड पानी रहता था, उससे कैसे लोगों के घर में साफ़ पानी आ सकता है, इसको लेके अभी भी बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं। साथ साथ कोलियारी बेल्ट को जो भाजपा का सरकार इस समय में केंद्र में बैठ के बंद करने की कोशिश किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ एक लड़ाई करना, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे श्रमिक की छटनी तो हो ही रही है, साथ साथ उसके आसपास में जो इलाका है, गांव है यहाँ पे जमुरिया में, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं कोलियारी बंद होने की वजह से। दूसरी बात जो ये है कि यहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ बनने वाले थे, रश्मि से लेके वीडियोकॉन, जो तृणमूल सरकार के आने के बाद हम देख रहे हैं, जो एक प्रकल्प था कि ये जो पूरा एरिया है जमुरिया से लेके आसनसोल से लेके पूरा दुर्गापुर तक, जिसको हम बोलते थे कि एक इंडस्ट्रियलाइज्ड बेल्ट बनेगा, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हमारा बुलावा और मतलब पैगाम यही है, संयुक्त मोर्चा का सरकार हो और युवाएं जो है, क्योंकि हम लोग जब गांव-गांव में यहाँ पे पहुँच रहे हैं, शहरी इलाकों में पहुँच रहे हैं, तो युवाएं आके हाथ पकड़ के यही बोल रहे हैं कि हम यही प्रत्याशा कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे लिए रोज़गार पैदा हो, क्योंकि रोज़गार के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, रोज़ी रोटी के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये लॉकडाउन का समय बहुत कठिन गया है लोगों के लिए। लोग बोल रहे हैं जब सरकार का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, बहुत तृणमूल और बीजेपी हमारे आसपास नहीं थे। यहाँ पे से जो एमपी है बाबुल सुप्रियो, आप लोगों को पता है, वो एमपी वोट लेके तो चले गए, उसके बाद कभी वो दिखाई नहीं दिए। दूसरी बात, अभी वो एमएलए की चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से टालीगंज से, सभी को पता है। लेकिन ये कोई पर्सनल बात नहीं है, बात है कि उनके जो दल है, उनका राजनीति इस समय पे क्या है। राजनीति बहुत भयानक है, जो लोगों की आम जो इश्यूज़ है उस पर बात नहीं कर रही है, धर्म और बाकी सारी चीज़ों में बात कर रही है, लेकिन लोगों की जो बुनियादी रोज़गार की सवाल है उसको कहीं ना कहीं पीछे धकेल दे रही है। अभी हमको एक चीज़ बताइए, आप कहीं कि यहाँ जो खदान है, कोयलरी है, तो उसमें उसको बंद करने की बात कर रही है बीजेपी, और अभी उसकी क्या स्थिति है, मौजूदा स्थिति उसके बारे में? बहुत सारे कोलियारी को बंद करने से रोका गया है। यहाँ पे सीआईटीयू सामने से लड़ा है और बहुत सारे मजदूर सीआईटीयू एफिलिएटेड यूनियंस में है, इसलिए बहुत सारे वर्कर्स यूनियन यहाँ पे सीआईटीयू से इसलिए जीतता आया हुआ है, क्योंकि सीआईटीयू सामने से लड़ा है। बहुत सारे कोयला खदान को बंद किया गया है, प्राइवेटाइज निजीकरण हो रहा है, जिसके वजह से छटनी तो हो ही रही है। बाकी मौजूदा कर्म संस्थान में जो फैसिलिटीज़ की डिमांड हम लोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो आयरन स्टील वर्कर्स का यूनियन है वो सीआईटीयू एफिलिएटेड है। साथ साथ आयरन स्टील वर्कर्स के जो हम एक दिन मीटिंग भी यहाँ पे किए, तो वो वर्कर्स की जो डिमांड है कि एम्बुलेंस आज के समय पे 2021 में खड़े एम्बुलेंस होना, साथ साथ जो वेतन का वृद्धि की बात कर रहे हैं। तृणमूल का सरकार का ये गारंटी था कि 3 साल, मतलब सरकार ये होता है हर 3 साल में वर्कर्स ये जो होते हैं इनको एक वेतन में वृद्धि मिलता है। तो तृणमूल 2011 के बाद ऐसा ये थर्ड टाइम हुआ है कि 20 महीने, मतलब वेतन चुकती के 20 महीने बाद तक भी वेतन का वृद्धि नहीं हो पा रहा है। तो अभी 10 दिन की पहले की बात है, जब हम लोग यहाँ पे प्रचार कर ही रहे थे, साथ साथ जॉइंट लेबर कमीशन के पास चिट्ठी भी गई, डेपुटेशन भी गया इसी बात को लेके, क्योंकि हमारा सिर्फ ये नहीं है कि हम चुनाव की प्रचार कर रहे हैं, साथ साथ लोगों की जो इश्यूज़ है उसको भी डे टू डे हम लोग हर दिन देख रहे हैं। लेकिन आईसी जी, अगर हम बात करें, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो उनका कहना है कि जो तृणमूल ने
कई जो है अपनी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको लागू किया है। कन्याश्री है, स्वास्थ्य श्री है, साइकिल दिए हैं, बच्चियों के लिए फीस माफ़ किए हैं, उनके लिए मतलब वस्त्र और फ्री किया है। बच्चियों को जो है शायद उनको ड्रेस देते हैं, साइकिल दिए हैं। तो उसको लेके उनका कहना है कि वो जो है बड़े स्तर पे वेलफेयर का काम किया, लिहाजा उसको बनाए रखना। इसमें आपको क्या कमी दिखती है? उससे नया आप सीपीएम क्या दे देगी? कमी इसमें है जब स्कूल खुला होगा तब स्कूल तक साइकिल में जाएंगे ना। स्कूल यहाँ पे बंद पड़ा है, इतने सारे इलाकों में बच्चे का ड्रॉप आउट रेट इतना बड़ा है। स्कूल और कन्याश्री देख के हालत ये है कि वो कन्याश्री के लिए अप्लाई कौन करेगा जब, और अप्लाई करके उसका जो वेलफेयर है वो वेलफेयर कहाँ लागू होगा। यहाँ पे जब हम लोग स्टूडेंट्स के पास पहुँच रहे हैं वो हमारा हाथ पकड़ के बोल रहे हैं कि ऐसा घर में हालत नहीं है कि हम लोग स्कूल जाए। तो हमारा जो डिमांड है कि ये जो स्कूल से इसको रेगुलेट किया जाए। सेकेंडली जो हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से गवर्नमेंट स्कूल्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के प्राइवेट स्कूल्स को एक बढ़ावा दिया गया। हम संयुक्त मोर्चा की तरफ से बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार में आएंगे तो प्राइवेट स्कूल्स का ये जो फीस है, जिसके लिए लॉकडाउन के समय पे आपने देखा होगा सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे देश भर में एक आंदोलन हुआ है, जो पेरेंट्स है उन्होंने आंदोलन किया है कि इतना जो फीस होता है वो देना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे भी यही हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा मिल रहा है और गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है इसमें। गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सरकार को कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल चल पा रहे कि नहीं चल पा रहे। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है जो हमें करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो हम बोल रहे हैं कि आपके पास हॉस्पिटल्स नहीं है, आपके पास हेल्थ सेंटर नहीं है। यहाँ पे जो ईएसआई का हॉस्पिटल कर्मचारी जो श्रमिक है उनके लिए बनाया गया था वो 2011 के पहले बनाया गया था, उसको भी अभी बंद करने का हालत में हो गया है। तो ये सारे बेसिक चीज़ जो हम बोल रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लोगों के पास रोज़गार होना चाहिए। लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो एक टाइम के कन्याश्री से क्या हो जाएगा। तो बात वही है कि हम लोग ऐसा माहौल चाहते हैं, हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं जहाँ पे हर किसी के पास रोज़गार हो, शिक्षा हो। ये रोज़गार वाला सवाल देखिए आप बार बार उठा रही हैं। अगर आपसे पूछेंगे, देखिए जो सीपीएम की सरकार थी और बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ और उसमें सिंगूर और नंदीग्राम में ज़मीनें ली गई, उसका बड़ा विरोध हुआ और पूरा देश जानता कि उसके चलते सरकार तक चली गई। तो आप कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के मॉडल क्या है आपका? मुझे लगता है कि आपको नंदीग्राम कवर करना चाहिए जमुरिया कवर करने से पहले। आप नंदीग्राम में देखिए, जब कॉमरेड मीनाक्षी जो हमारे प्रत्याशी है वहाँ पे जा रहे हैं, लोग निकल के बोल रहे हैं हमसे भूल हुई थी। वहाँ पे सिंगूर जा रहे हैं, हमारी प्रत्याशी है कॉमरेड सृजन, आप जाइए और उसको कवर कीजिए कि लोग क्या बोल रहे हैं कि हाँ हमने ये सोचा था कि ममता बनर्जी शायद बेहतर कुछ लाएगा। आज भी वो सिंगूर का ज़मीन खाली पड़ा है, फैक्ट्रीज नहीं बने हैं, कारखानाएँ नहीं बना है, युवाएँ, बात आप सबको सारे दल को छोड़ दीजिए। लेकिन आज बंगाल का युवा कहाँ खड़ा है? बंगाल का युवा फोर्सफुली बाहर जाने में मजबूर हो रहे हैं। वो बंगाल का हर एक युवा बीटेक कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है। यहाँ पे जमुरिया आप देख लीजिए, दुर्गापुर देख लीजिए, आसनसोल, रानीगंज, सब आके बोल रहे हैं कि हम जाए कहाँ यहाँ पे। उसके बाद उसे बेंगलोर जाना पड़ रहा है, चेन्नई जाना पड़ रहा है। हम बोल रहे थे, हमारी बात यही है कि यहाँ पे क्यों नहीं बन सकता, यहाँ पे क्यों नहीं बन सकता। और जो विरोध हुआ था 2011 में उसका पूरा खुल के आ गया है। शुभेंदु अधिकारी जो लीड किया था उस समय टीएमसी से, आज वो जाके किसके साथ मिल गया है? भाजपा के साथ। तो ये जो मिली भगत है टीएमसी और बीजेपी का, मुझे नहीं लग रहा है कि लोग इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस समय पे। लोग एकदम चाह रहे हैं कि रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा का बात हो इस समय। अगर प्रदेश स्तर पर एक राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो पूरा देश देख रहा, पिछले चुनाव में भी लोकसभा के 18 सीट बीजेपी को मिली है। अगर आपसे पूछें कि जो एक टैक्टिकल लाइन थी जिसमें आप लोग अभी भी टीएमसी को फोकस कर रहे हैं, टीएमसी को मुख्य दुश्मन के तौर पर पेश कर रहे हैं, क्या इस बात की आशंका नहीं है कि एक बार फिर जो लोकसभा में हुआ था सीपीएम का वोट एक बड़ा हिस्सा जो है बीजेपी के साथ चला गया था? सीपीएम का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ नहीं गया था। अब फिर से मैं करेक्ट करना चाहूँगी आपके चैनल के द्वारा, जो भी देख रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि बीजेपी एकदम सांप्रदायिक शक्ति है, बीजेपी को रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन जो संभाव्य बीजेपी है उसको भी रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। इस बात को क्लियर हो जाए, जो भी जनता इससे देख पा रहे। टीएमसी के आप थोड़ा, मुझे नहीं पता है कि आप लोगों के न्यूज़ चैनल इस बात को क्यों नहीं दिखा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी लिस्ट में 80% लोग जो है वो फॉर्मर टीएमसी के नेता है और बड़े बड़े चेहरा नेता है। जो मुझे लग रहा है बहुत सारे न्यूज़ नेशनल मीडिया फोकस नहीं कर रहा है, उनका फोकस सिर्फ इस पे है कि सीपीआईएम का 2011 के पहले का क्या था। आप लोग थोड़ा फोकस इस पर पे शिफ्ट कीजिए कि टीएमसी के कितने लोग जाके इस समय पे फिर से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, और क्या वो लोग अब बीजेपी से जीतने से बीजेपी नहीं आएगा। तो बात इस पे फोकस करना चाहिए। हम लोग इस बात को रिजेक्ट करें कि बीजेपी को रिजेक्ट तो ऑब्वियसली कीजिए, लेकिन जो टीएमसी, जो संभाव्य बीजेपी है, जो दल पूरा जाके बीजेपी में मिल रहा है, उसको भी आप लोग रिजेक्ट कीजिए।
अगर सीधे सवाल पूछें तो टीएमसी सबसे बड़ा खतरा है कि बीजेपी? बीजेपी टीएमसी दोनों ही है। अगर किसी एक को बताना हो तो किसको आप बीजेपी टीएमसी दोनों ही है, मेरा इससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि बीजेपी है ही सांप्रदायिक शक्ति, वो है खतरा। साथ साथ टीएमसी इस समय पे खतरा है, क्योंकि टीएमसी मिलकर बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है। बस अगर आपसे पूछें जो आपका मोर्चा है उसमें सीपीएम कांग्रेस तो है, आईएसएफ को जो आपने साथ लिया उससे नहीं लगता है कि जो एक सेकुलर चेहरा था सीपीएम का उसमें कहीं न कहीं एक दाग लगी है? नहीं, कोई हिजाब पहनने से वो मतलब क्या बोलूँ, अनसेक्युलर या नहीं ऐसा हो जाता है। धर्म अपनी जगह है, लोगों की मानना अपनी जगह है, लेकिन कौन सी पॉलिटिक्स। अब्बास सिद्दीकी या आईएसएफ कभी भी धर्म के राजनीति पे लोगों को ऑर्गेनाइज कर नहीं रहे। वो बोल रहे एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए माइनॉरिटीज़ का, पिछले तबके का, जॉब होना चाहिए, एम्पावर्ड होना चाहिए, जो बात हम लोग भी कर रहे हैं इस समय पे। और सारी शक्ति जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे एक साथ आए हैं, जो कि हम देख रहे हैं इस समय पे टीएमसी और बीजेपी दोनों ही एक तरीके से काम कर रहे हैं इस समय पे समाज में। और पिछले 10 साल में अगर आप डेटा देख लें, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने, मतलब आरएसएस के शाखा इस तरीके से हमने कभी नहीं देखा था। पिछले 10 साल में हमने देखा जिस तरीके से स्पेसेस कर दिया है आरएसएस और बीजेपी को। तो यही बात हम बोल रहे हैं कि 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि टीएमसी को इतना स्पेस बना देना पड़ा बीजेपी को लिए, तो और आज बीजेपी उसके ही ऊपर नाच रहा है। तो वही बातें हम बोल रहे हैं कि बीजेपी को रिजेक्ट करने के लिए टीएमसी को रिजेक्ट करना ज़रूरी है। क्या माना जाए कि सीपीएम ने जो नए चेहरे उतारे हैं, यूथ ज़्यादातर लड़ रहे हैं ज़्यादा सीटों पर, सेकंड पीढ़ी जो है वो कमांड ले लिए सीपीएम के अंदर? देखिए, बात हम सिर्फ एज वाइज नहीं करेंगे, बात ये है कि बहुत वेलकमिंग है, लोगों ने भी बहुत पॉजिटिवली लिया है और इसीलिए हम लोग एक माहौल देख रहे हैं, बहुत लोग बाहर आ रहे हैं बहुत पॉजिटिवली। संयुक्त मोर्चा का सरकार इसीलिए भी चाह रहे हैं, सिर्फ सीपीएम की बात नहीं है। आप अगर देखेंगे कांग्रेस आईएसएफ के साथ भी जो अलायंस हुआ है उससे भी लोग काफ़ी प्रत्याशी है कि हाँ, संयुक्त मोर्चा कुछ नए देने की बात कर रही है। ब्रिगेड से भी, जो एक साथ ब्रिगेड हुआ है, उससे भी कुछ एक नया झलक दिखा है, तो वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। और लोग ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे चेंजेस ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पे जाके जो हम बार बार बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को पिछले 10 साल में एक पूरा ओल्ड एज होम की तरह हो गया है। यहाँ पे हम लोग मम्मी पापा लोग रहते हैं, लोग आके यहाँ पे जमुरिया में भी लोग आके हाथ पकड़ के बोल रहे हैं कि दीदी मेरे बूढ़े मम्मी पापा है लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, किसी तरह किसी फैक्ट्री में टेम्पोरेरी इधर उधर काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, ये जो नौजवान लोग हैं ये क्यों नहीं अपने सर ऊंचा करके बंगाल के अंदर ही रह के अपने घर परिवार के साथ रहे। तो हमारा यही डिमांड है। तो हम यही चाहते हैं कि यही हमारा जो डिमांड है, एक्सपीरियंस के साथ कंटिन्यूटी और चेंज भी हो, और लोगों की जो आशाएं है उसको हम लोग, उसके ऊपर हम लोग खड़े उतर पाए। तो कितनी सीटें मोर्चा जीतने जा रहा है अगर आपसे पूछें? देखिए, हम लोग सरकार गठन करने जा रहे हैं, इसकी हम लोग प्रत्याशी है, बाकी दूसरा मेरे को देखा जाएगा। आखिरी सवाल, मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर हंग असेंबली बन जाए, किसी को बहुमत ना मिले, तब सीपीएम या मोर्चा क्या करेगी? देखिए, संयुक्त मोर्चा आ रहा है, काफ़ी पॉजिटिव माहौल है, तो हम उसी के साथ नोट को एंड करेंगे। हम ये भी आपके चैनल के थ्रू सब जो सुनने वाले उनको बोल रहे हैं कि बाकी मीडिया कुछ भी दिखाए कि बाइनरी टीएमसी बीजेपी है, ग्राउंड में रियलिटी थोड़ा डिफरेंट है, और उसी रियलिटी को लेकर हम चलना चाहते हैं, क्योंकि रियलिटी वही होगा जो लोग चाहेंगे, और हमारे इश्तिहार भी लोगों के डिमांड से ही बना है। तो उसी डिमांड को लेते हुए हम बोलेंगे कि लोग संयुक्त मोर्चा को इलेक्ट करके सरकार गठन करें, और आने वाले समय में हमारी लड़ाई जो हो लोगों के लिए हो। और आखिरी सवाल, व्यक्तिगत रूप से अगर आप जीत जाती हैं तो जेएनयू का क्या होगा? मेरा एमफिल मैंने ड्राफ्ट जमा करके आई हूँ, तो वो डिग्री में मुझे जून तक मिल जाएगा, वैसे भी ड्राफ्ट करके आई हूँ। शुक्रिया जनचौक से बात करने के लिए। आप देखें, आईसीजी को पूरा भरोसा है कि यहाँ जो है मोर्चे की सरकार बनेगी और किसी हंग असेंबली जैसी कोई बात नहीं होगी। और आने वाले दिनों में अगर सरकार बनती है तो रोजगार सबसे बड़ा सवाल होगा जिसको सीपीएम हल करेगी। जामुड़िया से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।